हेलो फ्रेंड्स, मैं नीतू आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल लर्न विथ नीतू में। आज हम लिपि के बारे में अध्ययन करेंगे। तो लिपि से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट हैं आज हम इस वीडियो में अध्ययन करेंगे। तो आइए बिना देर किए हुए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। आइए जान लेते हैं कि लिपि किसे कहते हैं। तो पंडित कामता प्रसाद गुरु के अनुसार लिखित भाषा में मूल ध्वनियों के लिए जो चिन्ह मान लिए गए हैं वे भी वर्ण कहलाते हैं, पर जिस रूप में ये लिखे जाते हैं उसे लिपि कहते हैं। अर्थात ध्वनियों के लिखित रूप को ही हम लिपि कहते हैं। ये की पॉइंट आप ध्यान में रखेंगे कि क्या ध्वनियों के लिखित रूप को हम लिपि कहते हैं। और पंडित कामता प्रसाद गुरु की यह परिभाषा भी आप ध्यान में रखेंगे। आइए हम लिपि विकास की मुख्य अवस्थाएं देख लेते हैं। तो लिपि के विकास क्रम को मुख्यतः 4 चरणों में माना जाता है। कौन कौन सा? पहला है चित्रलिपि, दूसरा है प्रतीक लिपि, तीसरा है भाव लिपि, चौथा है ध्वनि लिपि। तो इसका क्रम एग्जाम में पूछता है कि पहले नंबर पे कौन सी लिपि आएगी, दूसरे नंबर पे कौन सी लिपि आएगी, तीसरे नंबर पे कौन सी लिपि आएगी और चौथे नंबर पे कौन सी लिपि आएगी। तो आप लोग इसके क्रम को ध्यान में रखेंगे। चित्रलिपि, उसके बाद प्रतीक लिपि, उसके बाद भाव लिपि, उसके बाद ध्वनि लिपि। ध्वनि लिपि को 2 मुख्य भागों में बांटा गया है। तो इसे भी ध्यान में रखेंगे कि ध्वनि लिपि कितने भागों में बटी है। मुख्यतः 2 भागों में बटी है। आइए देख लेते हैं कि किन किन भागों में बटी है। पहला है अक्षरात्मक और दूसरा है वर्णात्मक। तो अक्षरात्मक ध्वनि लिपि यह जो है भारत की सारी लिपियां जो है अक्षरात्मक हैं। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बना है कि भारत की सारी लिपियां कैसी हैं, अक्षरात्मक है या वर्णात्मक है। तो भारत की सारी लिपियां जो है अक्षरात्मक हैं। और वर्णात्मक लिपि कौन सी है? तो वर्णात्मक लिपि जो है रोमन लिपि होती है। आइए हम जान लेते हैं कि प्राचीन भारत में कौन कौन सी लिपियां प्रचलित थी। तो प्राचीन भारत में 3 लिपियां प्रचलित थी। पहली है सिंधु घाटी की लिपि, दूसरी है खरोष्टी लिपि, तीसरी है ब्राह्मी लिपि। तो आइए हम इन सभी के बारे में डिटेल से जानते हैं। आइए हम सिंधु लिपि के बारे में जान लेते हैं। तो सिंधु लिपि जो है, सिंधु घाटी लिपि के प्राचीनतम नमूने सिंधु घाटी में मांटगोमरी जिले के हड़प्पा तथा सिंध के लरकाना जिले के मोहनजोदड़ो से प्राप्त सीलों पर मिले हैं। तो सिंधु घाटी लिपि जो है उसके प्राचीनतम नमूने सिंधु घाटी में प्राप्त हुए हैं। सिंधु घाटी में कहाँ पर? मांटगोमरी जिले के हड़प्पा में प्राप्त हुए हैं। उसके अलावा सिंध के लरकाना जिले के मोहनजोदड़ो में प्राप्त हुए हैं। तो सिंधु लिपि कहाँ पर प्राप्त हुई है? तो सिंधु घाटी में प्राप्त हुई है और हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में प्राप्त हुई है। और डिरिंजर महोदय ने सिंधु घाटी लिपि को ट्रांजिशनल स्क्रिप्ट भी कहा है। ट्रांजिशनल स्क्रिप्ट का मतलब होता है भाव ध्वनि मूलक लिपि। तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बनता है कि सिंधु लिपि को क्या कहा जाता है? तो भाव ध्वनि मूलक लिपि कहा जाता है। आइए हम खरोष्टी लिपि के बारे में जान लेते हैं। खरोष्टी लिपि का प्राचीनतम नमूना पश्चिमोत्तर भारत के शाहबाज गढ़ी में और मानसेरा में अशोक के अभिलेखों में प्राप्त हुआ है। तो खरोष्टी लिपि कहाँ प्राप्त हुई है? पश्चिमोत्तर भारत में प्राप्त हुई है। कहाँ पर? शाहबाज गढ़ी में और मानसेरा में। शाहबाज गढ़ी और मानसेरा कहाँ पर है? शाहबाज गढ़ी है पंजाब का यूसुफ जई ज़िला और मानसेरा कहाँ है? पंजाब का हजारा ज़िला। और अशोक के अभिलेखों में प्राप्त हुई है। ये बात आप ध्यान में रखेंगे। यह लिपि जो है दाएं से बाएं लिखी जाती है। तो
एग्जाम में पूछा जाता है कि खरोष्टी लिपि कैसे लिखी जाती है, दाएं से बाएं या बाएं से दाएं, तो दाएं से बाएं, ये एग्जाम में पूछा जाता है। और खरोष्टी लिपि में जो है संयुक्ताक्षरों का सर्वथा अभाव है, खरोष्टी लिपि में संयुक्ताक्षर नहीं पाए जाते। आइए हम ब्राह्मी लिपि के बारे में जान लेते हैं। तो ब्राह्मी लिपि के सबसे पुराने प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ मिले हैं, तो बस्ती ज़िले के पिपराला के स्तूप में मिले हैं और अजमेर ज़िले के बडली गांव के शिलालेख में प्राप्त हुए हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि ब्राह्मी लिपि का प्राचीनतम नमूना कहाँ प्राप्त हुआ, तो प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ प्राप्त हुआ है, तो बस्ती ज़िले में प्राप्त हुआ, बस्ती ज़िले में पिपराला के स्तूप में, और अजमेर में प्राप्त हुआ, अजमेर के बडली गांव के शिलालेख में। आइए हम ब्राह्मी लिपि के नामकरण के संदर्भ में प्रमुख मत जान लेते हैं कि किसने क्या मत दिया है ब्राह्मी लिपि के नामकरण के संदर्भ में कि इसका नाम ब्राह्मी क्यों पड़ा। तो पहला मत है यह ब्रह्मा द्वारा निर्मित है, इसीलिए इसका नाम ब्राह्मी पड़ा। और दूसरा मत है कि ब्रह्म जिसे हम वेद भी कहते हैं या ज्ञान भी कहते हैं, उसकी रक्षा के लिए इस लिपि का प्रयोग किया गया था, तो इसलिए ब्राह्मी कहलाई। और तीसरा मत है ब्राह्मणों द्वारा निर्मित, यह ब्राह्मणों के द्वारा प्रयोग की जाती थी, इसीलिए ब्राह्मी कहलाई। और चौथा मत किसने दिया, फास्वान सुलीन ने दिया, ये चीनी विश्वकोश के अनुसार है। इनका मानना है कि ब्रह्म नामक आचार्य के आधार पर इसका नाम ब्राह्मी पड़ा। ब्राह्मी लिपि के उत्पत्ति को लेकर मुख्यतः दो मत प्रचलित हैं। पहला मत है यह लिपि भारतीय है और दूसरा मत है यह लिपि विदेशी है। आइए हम ब्राह्मी लिपि के विकास के बारे में जान लेते हैं। प्रोफेसर बूलर के अनुसार ब्राह्मी लिपि में कितने अक्षर हैं, तो टोटल 41 अक्षर हैं और इसमें से 9 स्वर हैं, 32 व्यंजन हैं। तो ये कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि बूलर के अनुसार ब्राह्मी लिपि में कितने अक्षर हैं और कितने स्वर हैं और कितने व्यंजन हैं। आइए हम ब्राह्मी लिपि का विकास देख लेते हैं। तो ब्राह्मी लिपि जो है मुख्य रूप से 2 शैलियों में विभाजित हुई, पहली दक्षिणी शैली, दूसरी उत्तरी शैली। दक्षिणी शैली में कौन कौन सी लिपियां हैं, तेलुगु है, तमिल है, कन्नड़ है, आज जो है दक्षिण भारतीय लिपियों का विकास हुआ। और उत्तरी शैली से गुप्त लिपि का विकास हुआ 4वीं-5वीं शताब्दी में। उसके बाद गुप्त लिपि से सिद्ध मातृका या कुटिल लिपि का विकास हुआ 6वीं शताब्दी में। और सिद्ध मातृका लिपि भी 2 भागों में बटी, कौन कौन सी, देवनागरी लिपि 9वीं सदी में इसका विकास हुआ और शारदा लिपि इसका विकास 10वीं सदी में हुआ। तो ब्राह्मी लिपि 2 शैलियों में बटी, दक्षिणी शैली, उत्तरी शैली। दक्षिणी शैली में तमिल, तेलुगु, कन्नड़ आदि दक्षिण भारतीय भाषाएं आती हैं और उत्तरी शैली से गुप्त लिपि का विकास हुआ 4वीं-5वीं शताब्दी में और गुप्त लिपि से सिद्ध मातृका लिपि या कुटिल लिपि का विकास हुआ 6वीं शताब्दी में। और सिद्ध मातृका लिपि या कुटिल लिपि जो है 2 लिपि से 2 लिपियाँ निकली, कौन कौन सी, देवनागरी लिपि 9वीं शताब्दी में निकली और शारदा लिपि 10वीं शताब्दी में निकली। तो इसका विकास क्रम कभी कभी क्रम भी पूछ लेता है और कभी कभी ऐसे पूछेगा कि देवनागरी लिपि का विकास कब हुआ, तो 9वीं शताब्दी में। शारदा लिपि का विकास कब हुआ, तो 10वीं शताब्दी में। और देवनागरी लिपि किस शैली से निकली है, उत्तरी शैली या दक्षिणी शैली, तो उत्तरी शैली से, ऐसे पूछता है। इसे ध्यान रखेंगे, यहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते हैं। आइए हम कुछ फैक्ट को देख लेते हैं। तो सिद्ध मातृका लिपि को डॉक्टर बूलर ने न्यून कोडी लिपि नाम दिया। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकता है कि न्यून कोडी लिपि
किस लिपि का नाम है? तो सिद्ध मातृका लिपि का नाम है। और यह नाम किसने दिया? डॉक्टर वुलर ने। यह लिपि बाद में कुटिल लिपि के नाम से प्रसिद्ध हुई। वही हमने ऊपर बताया कि सिद्ध मातृका लिपि या कुटिल लिपि, तो वही सिद्ध मातृका लिपि ही बाद में कुटिल लिपि के नाम से जानी गई। अगला फैक्ट है हमारा, बोध गया का अभिलेख जो है किस लिपि में है? तो बोध गया का अभिलेख जो है सिद्ध मातृका लिपि में है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो आप सभी को अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फिर हम अपने अगले वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।